नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें देखेंगे कि मुस्लिमों का आक्रमण तथा तुर्कों का आक्रमण। पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद तुर्क का आक्रमण हुआ था। चलिए इसमें देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कहाँ के निवासी थे? तो ये अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था? तो मुल्तान यानी पाकिस्तान पर किया था। भारत ने जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो ऊंट पालन तथा खजूर की खेती के लिए किया गया था। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था? तो ये तुर्कों का हुआ था। तुर्की में गजनी वंश के संस्थापक किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पतगिन गजनी के द्वारा किया गया था। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सुबुकुतगिन गजनी के द्वारा किया गया था। 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। बाकी सब आए थे तो लौट गए थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आए थे तो कुछ हद तक सफल रहा। सुबुतगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिम उत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो ये आपका हो जाएगा जयपाल को। महमूद गजनी द्वारा वर्ष 2025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए प्रथम आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। इसने आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य को स्थापना करना था। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो ये अलबरूनी था। अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद उत्वी अर्थात किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी पूर्व का होमर द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किया गया था। आगे कह रहा है कि मोहम्मद गजनी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो 1175 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ा यानी पटना में, अनहिलवाड़ा कहाँ है? पटना पर आक्रमण करने का दौरान उनके द्वारा पराजित किया गया। भीम द्वितीय मूलराज थे। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। तराइन का युद्ध देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। ये पृथ्वीराज के साथ हुआ था। मोहम्मद गोरी ने कनौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मयूनुद्दीन चिश्ती थे। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? तो मोहम्मद गजनी के द्वारा बनाई गई थी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की।
इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 मुगलों द्वारा नियंत्रण किया गया था? तो यालदौज, अकुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। इसके बाद आ गया दिल्ली सल्तनत, जो कि 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के कार्यकाल में आता है। दिल्ली के सल्तनत में कुछ वंशों का जिक्र किया गया है, जिसे हम देखते हैं। इसमें पहला है गुलाम वंश। इसमें कुल 11 शासक हुए। कितने? 11 शासक। दूसरा का है खिलजी वंश, इसमें 5 शासक प्रसिद्ध हुए। उसके बाद है 3 नंबर पर तुगलक वंश, जिसमें 9 शासक हुए। और 4 नंबर पर है सैयद वंश, इसमें 4 शासक हुए। अंतिम है लोदी वंश, जिसमें 3 शासक महत्वपूर्ण हुए। इसका याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक ट्रिक है कि गुल खिले तो सूंघ लो। गुल मतलब गुलाम वंश, खिल मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, से मतलब सैयद वंश, लो मतलब लोदी वंश। ठीक है, आगे देखते हैं कि गुलाम वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक आते हैं। तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, मयूरुद्दीन। इसके बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन, मोइनुद्दीन कैकुबाद, क्यूमर्स। और इसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंतर्गत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक, नसीरुद्दीन खुसरो। ये सब ऐसे देख लीजिएगा सरसरी से। सॉरी। गयासुद्दीन तुगलक वंश में प्रथम था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय तथा अबू बर्क शाह और मोहम्मद शाह तृतीय, अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम थे तथा स्वतंत्र 2 शासक बन गए, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, नुसरत शाह। इसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश में खिरीज खां है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसके शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए उनके अनेक कार्य किए। तुर्काए चलगाही का गठन किया, विरोधी का दमन किया, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। यह दिल्ली की राजधानी बनाने वाले प्रथम शासक बन गया था। और लोदी वंश में आए बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का एक झलक था, जिसमें सबको हम बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश को देखते हैं। गुलाम वंश में कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 25 जून 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान किया गया था? तो ये लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? तो लाहौर को घोषित किया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसके केवल मलिक और सिपह साला का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? कुरान खवां के नाम से। भारत की प्रसिद्ध मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो तुर्कान-ए-चगाही यानी चालीसा दल का गठन किया था। नसीरुद्दीन मुहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। नसीरुद्दीन मुहम्मद को दिल्ली का आदम सुल्तान कहा गया है। आगे देखते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला। इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। आगे देखते हैं। रजिया की सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूब को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो अमीर आखुर पर किया गया था। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों की रजिया की हत्या करवा कर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? तो बहराम शाह को बैठाया था। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब-ए-मुमालिक पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद को सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब-ए-मुमालिक पद पर नियुक्त किया था? तो नसीरुद्दीन मुहम्मद को नियुक्त किया था। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? नसीरुद्दीन मुहम्मद ने प्रदान किया था। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान-ए-चगाही को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने समाप्त कर दिया था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर एवं रहम रक्त की नीति पालन करने वाला कौन था? तो वो बलबन था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाही ईश्वर की छाया कहा। जिद्दा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान-ए-अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स था। कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है हमारा गुलाम वंश। ये मुगल कालीन में गुलाम वंश प्रथम शासक था। अब इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश। तो अगले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों ताकि हमको सपोर्ट भी मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।